हाँ, ये जो आर्टिकल है आज का बहुत शानदार आर्टिकल है ऐसा कहेंगे। क्योंकि बहुत दिन के बाद आज मैंने देखा है हिंदू में एक आर्टिकल है जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल है कंप्लीटली इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। और ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। कहानी है एक तरह से। इसका हेडिंग दिया है ना, वर्ल्ड डिसऑर्डर। मतलब कि अभी कुछ इस तरीके की चीजें हो रही है ना कि वर्ल्ड डिसऑर्डर जैसी घटना उभर के सामने आ रही है, या ऐसी चीजें वर्ल्ड डिसऑर्डर इमर्ज हो रहा है, ये भी कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्ल्ड डिसऑर्डर हो रहा है। वर्ल्ड डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अभी तक एक ही पावर था, वन पावर था, अभी बाइपोलर सिस्टम हो रहा है। पहले सुपर पावर के रूप में सिर्फ यूएसए को देखा जा रहा था, लेकिन अभी क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा अभी? या फिर अमेरिका को ये मान लेना चाहिए, यूएसए को ये मान लेना चाहिए कि अमेरिका के अलावा उसका दूसरा भी एक कंपटीटर आ गया है जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं? तो क्या हमारी कंट्री बाईपोलर में जा रही है क्या? इसी पे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। बहुत ऐसे आर्गुमेंट्स दिए गए हैं राइटर के द्वारा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिसके थ्रू अपनी बात को वो प्रूफ करने की कोशिश करता है कि अब वन पावर नहीं रह गया है, सिंगल पावर नहीं रह गया है। या तो बाईपोलर की बात करें कि इस पूरे वर्ल्ड में दो ऐसे सुपर पावर इमर्ज होके आए हैं। यूएसए पहले से था, लेकिन चाइना को भी आप एक्सेप्ट करिए। या फिर यूएसए भी नहीं रहा, अब चाइना हो गया है, यदि वन पावर सिस्टम की बात करें आप तो। इसी पे इन्होंने अपने अपने आर्गुमेंट्स दिए हैं, कुछ फेवर में है और कुछ अगेंस्ट में है। सब बैलेंस करके लास्ट में उसने कंक्लूजन भी दिया है। आपके विवेक पे हम छोड़ते हैं कि आप क्या समझते हैं। स्टार्ट किया है इन्होंने इस 2021 को कि देखो, 2020 में तो कोविड 19 आया, लेकिन 2021 को इतिहास के पन्नों में इसलिए लिखा जाएगा, इसलिए याद किया जाएगा, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का सीजन है। कोल्ड वॉर, आपको समझ में आ रहा होगा कोल्ड वॉर क्या होता है। और मेरे हिसाब से आप लोग बहुत ज्यादा इसको एक्सटेंसिवली यूज भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि उसके साथ हम कोल्ड वॉर, मेरा कोल्ड वॉर चल रहा है। तो वही कोल्ड वॉर यहाँ पे भी है। अब यूएसए और चाइना की बात करें या दूसरी कंट्री की बात करें, तो उसी कोल्ड वॉर की बात की जा रही है। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इस साल अफगानिस्तान, यूएसए ने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को हटा लिया, और जैसे ही हटाया वहां फिर से तालिबान का कब्जा हो गया। अब रीजन ये बता रहा है कि ये अमेरिका ने ये काम किया क्यों, अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को हटाया क्यों अफगानिस्तान से। तो इसका दो रीजन बताया जाता है। दो अलग अलग एक्सपर्ट अपने अपने व्यूज देते हैं। पहला रीजन ये बताया जाता है कि यूएसए को कंटिन्यूअसली कॉन्टिन्यूअसली चाइना से चैलेंजेस मिल रहे थे। तो यूएसए अपनी फॉरेन पॉलिसी को ना रीअलाइन करना चाहता था। यूएसए अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन करना चाहता था। कुछ वर्ड्स को मैं रिपीट करता हूं वीडियो में, ये आपके लिए नहीं रिपीट करता हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो कुछ लोग किसी दूसरे को भी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो चांसेस आर देयर कि वो इजीली कनेक्ट कर सके। तो ये चीज कभी, ये थोड़ा ध्यान में रखना इस बात को। और टीचर हूं तो रिपीटेड कर देता हूं मैं, मतलब ये कहते हैं ना कि आदमी का कैरेक्टर नहीं चेंज होता है। तो 10 साल से ये चीजें हैं कि एक ही वर्ड को मैं बार बार रिपीट करता हूं, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है। एक बच्चा हो सकता है एक बार में समझ जाए, दूसरा हो सकता है एक बार में नहीं समझता हो, इसीलिए 2 3 बार 4 बार मुझे रिपीट करना पड़ता है। तो यदि वीडियो में भी ऐसा हो जाता है तो इसके लिए माफ कीजिएगा। मेरे दिमाग में और भी चीजें रहती हैं कि शायद आपके अलावा किसी और के पास भी जाता होगा। मेरे अपने जानने वाले बहुत लोगों को भेजते हैं वीडियो, तो अब इस वजह से मैं एक ही चीज को 2 3 बार रिपीट करता हूँ। खैर, एनीवे, मैं ये कह रहा था कि रीजंस क्या था, अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को हटाया क्यों अफगानिस्तान से। इस पे एक्सपर्ट के अब दो व्यूज हैं। पहला व्यूज ये है, पहला ये कहता है कि चाइना के साथ इनको खुलेआम चैलेंज मिल रहा था, चाइना इनको कंटिन्यूअसली चैलेंज कर रहा था। तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन करना चाहते थे, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि वो चाइना पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे, चाइना के एक्सपेंशन को रोकना चाहते थे। तो इस वजह से वो अपना डिवाइडेड अटेंशन नहीं रखना चाहते थे। तो उनको ये लगता था कि भाई अब अफगानिस्तान से निकल आओ, अब चाइना पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये एक बात कही जा रही है कि इस वजह से वहां से वो अपने ट्रूप्स को हटा लिया, 20 साल तक वहां पे रखा, उसके बाद हटा लिया। दूसरी बात, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हार मान लिया है,
20 साल में इसने नहीं किया। 20 साल में इसने तालिबान को वहां से नहीं हटा पाया, एबोलिश नहीं कर पाया, और जैसे ही अमेरिका वहां से निकला, तालिबान का कब्जा हो गया। मतलब यूं कहें कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया। ये भी बात कही जा रही है। अब इस कौन सी बात में कितनी सच्चाई है, ये भी मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं, अपने नॉलेज के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। हालांकि मुझे दोनों ही आर्गुमेंट में दम लगता है। दूसरी चीज कि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कोई कंट्री बहुत सुपर पावर होता है ना, कंट्री छोड़ दो, कंट्री बहुत छोटी चीज है। मैं एक नॉर्मल बात बताता हूँ कि हर एक चीज एक हाइट पे जाती है ना, ऐसे 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 जा रही है ना, तो ये जब अपने पिनाकल पे चला जाएगा ना, तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, फिर धीरे 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 नीचे चला आएगा। मतलब ये संसार का नियम है कि आदमी बढ़ता है, एक हाइट पे बढ़ता है, फिर उसके बाद या तो वो मेंटेन रखे उस स्टेटस को, और नहीं तो वो नीचे आएगा। अमिताभ बच्चन से ज्यादा अभिषेक बच्चन नहीं है सुपरस्टार बन पाएगा, या तो अमिताभ बच्चन के लेवल तक पहुंच सकता है अधिक से अधिक, और नहीं तो उसके नीचे ही रहेगा वो, अमिताभ बच्चन के ऊपर नहीं जाएगा वो। तो वही कहानी यहाँ पे भी है कि कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि कुछ कंट्री ना डेवलप होते 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 अपने आप को फिर फैटिग हो जाती है, इतना अपने आप को स्ट्रेच कर लेती हैं कि वो फैटिग हो जाए। फैटिग मतलब कि धीरे धीरे थक जाती है। अमेरिका के साथ भी वही हुआ, ऐसा राइटर बताता है कि अपने आप को इतना स्ट्रेच कर लिया है अमेरिका ना, यूएसए, की वो थक गया है। उसका एग्जाम्पल देते हैं वो कि उन्होंने अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स को भेज दिया, उन्होंने इराक में अपने ट्रूप्स को भेज दिया। अफगानिस्तान का कहानी 20 साल पुराना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 20 साल से उन्होंने अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान में भेजा, इराक में अपने ट्रूप्स को भेज दिया, इसके साथ साथ लीबिया में भी भेज दिया था शायद। तो ये 3 जगह पे भेजने के बाद भी उसको वो एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिले जिसकी उसने कभी कल्पना की होगी। वो जो जिस चीज को मद्देनजर रखते हुए अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स को भेजा, या इराक में भेजा, या लीबिया में भेजा, वहां से उसको वो चीज नहीं मिला जो मिलना चाहिए। और इसके एवज में पैसे बहुत खर्च हुए। वॉर करने में बहुत पैसे लगते हैं, आप लोगों को पता होगा कि किसी कंट्री के साथ आप वॉर कर रहे हो या अपने ट्रूप्स वहां पे भेज रहे हो, तो बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि अमेरिका भी अपने आप को स्ट्रेच कर लिया है। तो ये हो सकता है कि अमेरिका का, और इसके बाद अमेरिका को और क्यों बुलाना पड़ा अपने ट्रूप्स को, इसको डोमेस्टिकली बहुत प्रेशर हो गया था। जो यहाँ अमेरिका के जो लोग थे ट्रम्प को कहने लगे हो कि इतना इकोनॉमी खराब हो रहा है, इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं वहां से, तुम वापस बुलाओ। इतना पब्लिक प्रेशर था कि उसको वापस बुलाना पड़ा। तो अमेरिका ने भी इसी तरीके से स्ट्रेच किया है। और राइटर यही बताता है कि हर एक आदमी का, हर एक कंट्री का एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद उसका पावर धीरे धीरे कम हो जाता है। ब्रिटेन का एग्जाम्पल लिया उसने कि ब्रिटेन भी किसी जमाने में खूब पावरफुल था। आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पढ़िएगा, उसमें ब्रिटेन खूब पावरफुल था। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपको पता है कि जापान के हाथों इसकी करारी हार हो रही थी। 1942 गांधी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसमें एक रीजन ये भी था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें ब्रिटेन बैक सीट पे आ गया, उसमें मेन सेकेंडरी रोल निभा रहा था। उसमें मेन फ्रंट सीट पे, फ्रंट फुट पे आके जो खेलना होता है ना, फ्रंट फुट पे आके प्ले करना, वो अमेरिका कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन तो ब्रिटेन का धीरे धीरे दबदबा कम हो गया, ब्रिटेन ने मानने को तैयार नहीं। कहा जाता है कि एक बार की घटना है कि सुएज कनाल 1956 का इंसिडेंट है। सुएज कनाल में 3 कंट्री ने, जिसमें ब्रिटेन था, जिसमें फ्रांस था, और जिसमें इजराइल था, इन तीनों लोगों ने सुएज कनाल पे कैप्चर करने के लिए कुछ जहाज भेजा इजिप्ट में, और कुछ ट्रूप्स भेजा उस जहाज में, कुछ सैनिक भेजे। और जब वो सैनिक भेजे तो वहां से सीधे सीधे सोवियत यूनियन और यूएसए ने ये कह दिया कि किसी तरीके की मिस एडवेंचर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कहते हैं कि उसके बाद ये लोग वापिस बहादुरी के साथ पीछे आ गए, और तभी से सब लोग समझ गए कि अब ग्लोबल पावर अमेरिका ही रह गया है, ब्रिटेन नहीं रहा। तो इस तरीके से ब्रिटेन का दबदबा कम हुआ। यूएसएसआर के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, इनको क्यों छोड़े। इसके बारे में भी लिखा है उसने कि 1970 में वियतनाम से अपना फोर्स हटाया अमेरिका। वियतनाम जिस तरीके से अफगानिस्तान से भागा है ना, उसी तरीके से 1970s के दौर में वियतनाम में इसके अपने ट्रूप्स थे यूएसए के, वहां से उसने हटा लिया। यूएसएसआर खूब खुश हो गया, उसको लगा कि ये तो डिक्लाइन कर गया है यूएसए। और उसने क्या किया, ओवर कॉन्फिडेंस में आके अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर दिया। और वो स्टैब्लिश रहे, इसीलिए अपने ट्रूप्स भी भेज दिए, अपनी काफी सेनाएं भेज दी वहां पे। लेकिन इस चीज को लगातार अपोज करता रहा सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और यूएसए। और इन्होंने अपने फंड से वहां पे मुजाहिदीन क्रिएट किया,
जो अभी इन्होंने जो बोया है ना वही काट रहे हैं लोग। ओसामा बिन लादेन वहीं से निकला हुआ। मुजाहिदीन को इन्होंने खूब ज्यादा फंडिंग किया, और उसके बाद क्या हुआ कि वहीं से तालिबान पैदा हुआ है। जब मुजाहिदीन आए तो फिर उन्होंने धीरे धीरे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। और कहा जाता है कि ईस्टर्न यूरोप में भी बहुत सारी कंट्री में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था जो ताश के पत्तों की तरह खत्म हो गए। और कहा जाता है कि उसी के बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा राइटर नहीं बताते हैं। कहते हैं कि अमेरिका के साथ अभी भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। वो ये कहता है कि अभी भी उनके सी एरियाज पे काफी ज्यादा कंट्रोल है। अटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन पे कंप्लीट कंट्रोल है इनका। इसका जो इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज है, जो बाउंड्री लगती है, उसमें किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं है, जबकि आपकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है। इसीलिए कभी पाकिस्तान के साथ झगड़ा करते हैं, कभी चाइना के साथ झगड़ा करते हैं, कभी किसी के साथ झगड़ा करते हैं। इसकी यूएसए की बाउंड्री डिफाइंड है, और किसी भी इमीडिएट नेबरिंग कंट्री से इसका कोई झगड़ा नहीं। वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका पे लगभग अमेरिका का, यूएसए का कंट्रोल है, और कुछ हद तक साउथ अमेरिका पे भी है। तो अमेरिका के साथ ऐसी कहानी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा ही। फिर भी राइटर बोलता है कि क्यों अफगानिस्तान से भागे, क्यों इराक से भागे, क्यों सीरिया में अभी भी वो जो रेजिम खत्म करना चाहते थे व्लादिमीर पुतिन के हेल्प से, अभी भी वो चल रहा है, वो गवर्नमेंट नहीं खत्म हो पाया। तो अब ये सब कंप्लीट फेलियर है आपका। उसके बाद लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं वो मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। ये चैलेंजेस अमेरिका के साथ क्या क्या है। अमेरिका का चलो ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि भाई आपके पास पैसिफिक सी है, आपके पास अटलांटिक सी है, आपका कोई इमीडिएट कंट्री से कोई झगड़ा नहीं है। उसके बाद आप ये, हाँ, उसके बाद ये तीन जो चैलेंजेस है वो मैं बता रहा हूँ। तीन चैलेंजेस इसका ये दिया हुआ है कि पहला, जो रसिया है ना वो यूक्रेन पे अटैक कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। रसिया यदि यूक्रेन पे अटैक करेगा तो यूक्रेन जो है वो वेस्टर्न कंट्री के साथ मिला। यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जो जहां से एयरक्राफ्ट बॉर्डर इसका कनेक्ट होता है रसिया के साथ। तो रसिया ने 1,75,000 अपने ट्रूप्स को भेज दिया है यूक्रेन के बॉर्डर पे। और ऐसा जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि ये कभी भी अटैक कर सकता है। तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका क्या करता है, क्योंकि वो सब वेस्टर्न कंट्री के साथ है यूक्रेन। तो ये रसिया को ये डर लगता है कि वेस्टर्न कंट्री वहीं से अटैक कर देगा, क्योंकि इसका बॉर्डर लग रहा है। तो इससे पहले ये अटैक करना चाहते हैं, ये उसको पावर में लेना चाहते हैं। और बाइडेन ने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन को लेके हम रसिया के साथ कोई फाइट नहीं करेंगे। तो मामला सीधे सीधे साफ है कि यूक्रेन पे अटैक करता भी है तो बाइडेन कुछ करेंगे नहीं। हालांकि ये कहा जाता है कि वो सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन सैंक्शन लगाएगा तो क्या हो जाएगा। कहते हैं कि क्रीमिया को 2014 में जब हड़प लिया था, जब कब्जा किया था ये रसिया, तो भी सैंक्शन लगाया था यूएसए ने रसिया के ऊपर। तो उस सैंक्शन से क्या हो गया, वो और करीब चला गया चाइना के। तो चाइना के और करीब चला जाएगा तो नुकसान इसी को है। तो ये एक सबसे सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या होता है। ये यूक्रेन के साथ है। दूसरा ईरान के साथ मैं बता रहा हूँ। ईरान के साथ क्या कहानी है कि न्यूक्लियर डील इन्होंने किया एक साथ, और सबसे पहले अमेरिका उससे अलग हो गया, बाद में ईरान चला गया। अब बाइडेन इनको ये कह रहे हैं कि फिर से कोई न्यूक्लियर डील कर लो। ईरान साफ साफ खुले शब्दों में बोला है कि दो शर्त है हम करेंगे। पहला ये कि न्यूक्लियर डील में तो हम आ जाएंगे, लेकिन तुम ये एश्योर करो मुझे कि आज के बाद तेरा कोई भी प्रेसिडेंट, अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बदमाशी की थी, उन्होंने, ईरान वाले कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर डील में आ जाएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम ये एश्योरेंस दो मुझे कि कोई भी प्रेसिडेंट, फ्यूचर का कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट उस डील से नहीं जाएगा बाहर, जिस तरीके से इससे पहले आप चले गए। दूसरी बात कह रहा है कि सैंक्शन हटा दो, जो सैंक्शन लगाए हो आप। वो सैंक्शन हटाने के मूड में नहीं है अमेरिका। तो कहा यह जा रहा है कि यदि सैंक्शन नहीं हटाएगा तो यूरेनियम से अपने आप को इनरिच करते जा रहा है ईरान, और ऐसा वक्त आएगा कि न्यूक्लियर वेपन वो बना लेगा। न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो अमेरिका के लिए दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अमेरिका का वो आगे कुआं पीछे खाई वाली कहानी है। यदि उसने सैंक्शन हटा दिया तो ग्लोबल मैप पे चला जाएगा कि ये कमजोर है, अमेरिका हार मान गया, तो इसीलिए सैंक्शन हटा दिया ईरान से। और सैंक्शन नहीं हटाता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तो आगे बढ़ ही रहा है, आने वाले टाइम में न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। तो ये उसका दूसरा चैलेंज है ईरान के साथ। तीसरा चैलेंज चाइना को लेके है
चाइना का साउथ एशियन सी में ना जो ताइवान है उस पर खूब ज्यादा कंट्रोल कर रहा है चाइना धीरे धीरे। और कहा जाता है कि उसके एयरक्राफ्ट जोन जो है ना वहां पे अपने फाइटर जेट को भेज देता है। वो ये चेक कर रहा है कि अमेरिका का जो पेशेंस है वो क्या है, मतलब अमेरिका का पेशेंस चेक कर रहा है कि अमेरिका उसको प्रोटेक्ट करता है कि नहीं ताइवान को। तो ये तीनों पॉइंट के थ्रू राइटर ये समझाना चाह रहे हैं कि अमेरिका क्या समझे अपने आप को, क्या आज के डेट में, क्योंकि वो जिस तरीके से समझेगा उसी हिसाब से बिहेव करेगा। एक लड़की है, उस लड़की को बहुत सारा रोल प्ले करना पड़ता है। वो किसी शादी के बाद, मैं मानता हूँ शादी के बाद वो किसी की वाइफ है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की भाभी है, किसी की बहन है। शादी से पहले भी कुछ रिश्ते हैं, तो शादी के बाद तो और भी रिश्ते हो जाते हैं। और उनका अलग अलग रोल है। एक ही रोल नहीं प्ले करती है। मैं सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल की भी बात कर रहा हूँ कि मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का दोस्त हूँ। तो वो सब अलग अलग रोल है, मल्टीपल रोल्स हैं। तो इसी तरीके से अमेरिका ये समझ नहीं पा रहा है कि उसका रोल किस तरीके से वो निभाए। क्या वो सुपर पावर है तो उसका रोल अलग होगा, भाई ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाएगा, या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि सुपर पावर हम नहीं है चाइना है, तो उसका रोल दूसरे तरीके का होगा। या फिर ये एक्सेप्ट करे कि हम भी सुपर पावर है, चाइना भी सुपर पावर है, तो उस हिसाब से वो दूसरे तरीके से। तो इसीलिए कहा गया है इस आर्टिकल में कि ये जो वर्ल्ड पावर का डिसऑर्डर हो रहा है, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि पावरफुल है कौन। पहले यूएसए था वो समझ में आ रहा था, लेकिन अब चाइना है कि यूएसए है, कि दोनों है, कि सिर्फ चाइना है, कि सिर्फ यूएसए है, यही है। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।